मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 4th वीडियो है और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को स्टडी करेंगे। हम लोगों ने जो 3rd वीडियो था उसमें गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल को देखा। एक्चुअली जो सेल होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक कहलाते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल और दूसरे कहलाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। 3rd वीडियो में हम गैल्वेनिक सेल को देख चुके हैं और अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस को। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है मोल्टेन अथवा डिजॉल्व्ड सॉल्ट में इलेक्ट्रिसिटी पास करके जो केमिकल डिकम्पोजिशन होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ molten or dissolved salt by passage of electricity is known as इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होती है। तो अब हम समझेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन कंडक्टिव मटेरियल का बना हुआ कंटेनर होता है जिसमें 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड इमर्स किए जाते हैं और उन्हें बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसे एनोड कहते हैं और उस पर ऑक्सीडेशन होता है, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसे कैथोड कहा जाता है और उस पर रिडक्शन होता है। इट कंसिस्ट 2 मेटेलिक रॉड्स। मेटेलिक रॉड्स भी हो सकती हैं और ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड भी यूज किए जाते हैं। और जो मेटेलिक रॉड्स होंगी वो एक्टिव भी हो सकती हैं और इनएक्टिव भी हो सकती हैं। इनएक्टिव मेटेलिक रॉड में प्लेटिनम की रॉड्स को लिया जाता है और एक्टिव मेटेलिक रॉड्स में एक्टिव मेटल की रॉड को लिया जाता है। तो it consists 2 metallic rods connected with battery which is called as electrodes. The electrodes are dipped in molten or aqueous salt solution called as electrolyte. जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो या तो molten salt में डिप्ड होते हैं या फिर सॉल्ट के एक्वस सोल्यूशन में डिप्ड होते हैं और इस सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। टैंक इज मेड ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लाइक ग्लास, बैकेलाइट, वुड एटसेट्रा। एनोड बैटरी के पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड होता है इसलिए पॉजिटिवली चार्ज होता है, और कैथोड बैटरी के नेगेटिव पोल से कनेक्टेड होता है इसलिए नेगेटिवली चार्ज होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि जब हमने गैल्वेनिक सेल में बताया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन दोनों ही सेल्स में एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में करंट पास किया जाता है तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो कैटायन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट होंगे, और इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस है। जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज आयन इलेक्ट्रोड पर पहुंचेगा, ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन देकर उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, और कैटायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने को कहते हैं रिडक्शन। तो इस तरीके से कैटायन का रिडक्शन हो जाएगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा। जो एनायन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट करते हैं, मीन टू से वो एनोड की ओर माइग्रेट करेंगे, और एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से जो एनायन होगा उसका एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में मोर देन वन कैटायन है तो वो कैटायन कैथोड पर जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और एनोड पर वो एनायन जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ऑन पासिंग करंट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल फॉलोइंग रिएक्शंस अकर, anions migrate to anode and get oxidized by loss of electron to form neutral particle। मान लिया कि एनायन है B माइनस और ये एनोड पर पहुंचेगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और न्यूट्रल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रोसेस कहलाती है ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ अनायन। कैटायंस माइग्रेट टू द कैथोड एंड गेट रिड्यूस्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म न्यूट्रल पार्टिकल। मान लिया कि जो कैटायन है वो A+ है, ये कैथोड पर जाएगा और कैथोड जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है रिडक्शन। इस तरीके से कैटायन रिड्यूस होगा। ये तो रहा मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl सॉल्यूशन देखेंगे। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl। तो जब NaCl को हीट किया जाता है तो हमें मॉल्टेन NaCl मिलता है, और इसमें Na+ और Cl- आयंस होगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मॉल्टेन NaCl ले लेते हैं और उसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डालकर बैटरी से कनेक्ट कर दें। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसे एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसे कैथोड कहते हैं। कैथोड नेगेटिवली चार्ज होगा
एनोड पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है इसमें Na+ और Cl- आयंस है। तो Na+ आयन माइग्रेट करेंगे कैथोड की ओर। कैथोड पर जब Na+ आयन पहुंचेंगे तो उस पर है इलेक्ट्रॉनों की एक्सिस। कैथोड से इलेक्ट्रॉन को ये कैटायन एक्सेप्ट करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। इस रिएक्शन को रिडक्शन कहा जाता है। और एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उस पर निगेटिवली चार्ज आयन माइग्रेट करेगा और जब निगेटिवली चार्ज आयन एनोड पर पहुंचता है तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन का एलिमिनेशन होगा और क्लोरीन मिलेगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के निकलने को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर और हमें क्लोरीन मिलती है। तो इस तरीके से जब हम मॉल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड पर सोडियम मेटल मिलती है और एनोड पर क्लोरीन गैस मिलती है। ये तो रहा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ वाटर। अब हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ वाटर को देखेंगे। तो जब एक्वस सॉल्यूशन यूज किया जाता है तो वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी पॉसिबल होता है। ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, रिडक्शन कैथोड पर होता है। जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसका इक्वेशन है 2H2O चेंजेस इनटू O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और इसके लिए E0 की वैल्यू 1.23 वोल्ट होती है। इस प्रोसेस में H+ आयन प्रोड्यूस होते हैं जिससे सॉल्यूशन का pH कम हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स और एनायंस में उसका ऑक्सीडेशन होगा जिसके लिए E0 की वैल्यू कम होगी। जो थ्योरेटिकल वैल्यू है इस रिएक्शन के लिए वो है 1.23 वोल्ट। लेकिन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस इस तरीके से होती हैं कि हमें वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ता है। प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, मीन टू से प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ E0 और थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ E0 का जो डिफरेंस होता है उसे ओवर वोल्टेज कहा जाता है। तो जो भी एनायन है और वाटर, इन दोनों में जिसके लिए E0 की वैल्यू कम होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन के लिए जो इक्वेशन है वो ये है कि 2H2O प्लस 2E इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस इनटू H2 प्लस 2OH माइनस। इस रिएक्शन के लिए E0 की वैल्यू -0.83 वोल्ट होती है। इस रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं तो उससे जो pH ऑफ मीडियम है, pH ऑफ सॉल्यूशन है,
वो इंक्रीज होगा। वाटर और कैटायन में उसका रिडक्शन होगा जिसके लिए ई नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये तो रहा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ वाटर। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। एक्वस NaCl सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम NaCl को डिसॉल्व करके इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भर देते हैं और उसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होगा वो एनोड, और जो नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होगा वो कैथोड होगा। अब एनोड पर रिडक्शन होता है तो Na+ आयंस का भी हो सकता है और वाटर का भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में उसका होगा जिसके लिए E0 वैल्यू ज्यादा होगी। तो Na+ के रिडक्शन के लिए E0 की वैल्यू -2.71 वोल्ट होती है और H2O के लिए E0 की वैल्यू -0.83 वोल्ट होती है। H2O के लिए E0 की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए H2O का रिडक्शन होगा एट कैथोड। अब एनोड पर देखते हैं तो एनोड पर Cl- और H2O के बीच में कंपटीशन होगा और एनोड पर उस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता है जिसके लिए E0 वैल्यू कम होती है। तो Cl- के लिए E0 वैल्यू 1.36 वोल्ट है और H2O के लिए E0 वैल्यू 1.23 वोल्ट है। इन दोनों में H2O के लिए E0 की वैल्यू कम है तो H2O का ही ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लेकिन मैंने बताया था कि जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो इस तरीके की कंडीशंस होती हैं कि हमें H2O के ऑक्सीडेशन के लिए मोर वोल्टेज की नीड होती है और जो एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करना होता है उसी को कहा जाता ओवर वोल्टेज। तो ओवर वोल्टेज के कारण साथ ही साथ pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होता है और जो कंसंट्रेशन ऑफ Cl- है आयंस है वो भी ज्यादा होता है, क्योंकि जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसके लिए लगभग 25% NaCl सोल्यूशन का यूज किया जाता है। तो Cl- आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, pH वैल्यू ज्यादा होती है और ओवर वोल्टेज ऑक्सीजन H2O के लिए ओवर वोल्टेज ज्यादा होता है, इसलिए H2O का ऑक्सीडेशन ना हो करके Cl- आयंस का ऑक्सीडेशन होता है। तो जो रिएक्शंस होती हैं अब जरा उन्हें देख लेते हैं। कैथोड पर H2O का रिडक्शन होगा और ऑक्सीजन मिलेगी और एनोड पर Cl- आयंस का ऑक्सीडेशन होगा और हमको क्लोरीन मिलेगी। तो ये तो रहा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट
एंड नाइट्रेट आयंस। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट एंड नाइट्रेट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और उनके बेसिस पर देखा गया कि जो सल्फेट और नाइट्रेट आयंस होते हैं ये पॉली एटॉमिक आयंस बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं और ये आसानी से अदर कंपाउंड्स में डिसोसिएट नहीं होते, इसलिए इनका एनोड पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन it is difficult to oxidize sulfate and nitrate ions. These polyatomic ions are quite stable and strong, and therefore they do not decompose easily to change into another compounds. So under normal conditions, sulfate and nitrate ions do not oxidize. अब जब ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो H2O ऑक्सीडाइज होगा और उससे ऑक्सीजन मिलेगी। H2O ऑक्सीडाइज हो या ये कह लें कि OH माइनस आयन डिस्चार्ज होता है, हैंस O2 गैस विल बी प्रोड्यूस्ड बाय डिस्चार्ज ऑफ OH माइनस आयंस, और वी कैन से बाय ऑक्सीडेशन ऑफ H2O एट एनोड during electrolysis of aqueous salt solution of these ions. This is due to oxidation of water in comparison to sulfate and nitrate ions. ये तो रहा सल्फेट और नाइट्रेट आयंस के ऑक्सीडेशन के बारे में। तो जनरली नॉर्मल कंडीशंस में सल्फेट और नाइट्रेट आयंस का ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसलिए H2O का ऑक्सीडेशन होगा और उससे ऑक्सीजन मिलती है। अब हम ऐसे सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे जिनमें नाइट्रेट और सल्फेट आयंस होते हैं। जब डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो सॉल्यूशन में H प्लस आयन होंगे। वाटर के ऑटो आयनाइजेशन से भी H प्लस आयन ही बनेंगे और सल्फेट आयन होंगे, साथ ही साथ वाटर के ऑटो आयनाइजेशन से OH माइनस आयन। तो अगर हम कैथोड पर देखें तो कैथोड पर केवल H प्लस आयंस न्यूट्रलाइज होंगे और H प्लस आयंस के रिडक्शन से हाइड्रोजन मिलेगी। अगर हम एनोड पर देखें तो एनोड पर सल्फेट आयन है और H2O के ऑटो आयनाइजेशन से OH माइनस आयन मिलेगी, या H2O का ऑक्सीडेशन हो सकता है और सल्फेट आयंस का ऑक्सीडेशन हो सकता है। सल्फेट आयंस क्वाइट स्टेबल होते, बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए उनका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता, तो H2O का ही ऑक्सीडेशन होगा और एनोड पर हमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो इस तरीके से जब डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन मिलती है। अब हम ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस को देखेंगे जिसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक कहलाते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स और दूसरे कहलाते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स प्लेटिनम और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स हैं, जबकि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स एक्टिव मेटल से बने होते हैं। जो प्लेटिनम और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हैं या कार्बन इलेक्ट्रोड कह लें,
वो नॉन रिएक्टिव होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं होती, जबकि जो इलेक्ट्रोड्स एक्टिव मेटल से बनते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो अभी तक जितने हमने इलेक्ट्रोलिसिस के केसेस देखे थे उन सभी में इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज किया था। हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज किया था। अब हम ऐसे इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे जो एक्टिव होते हैं। तो जब एक्टिव इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है तो केवल एक डिफरेंस होता है और वो होता है एनोड पर। एनोड डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देता है। इन केस ऑफ एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड्स एनोड यूज टू स्टार्ट डिसॉल्व। तो जब हम एक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे तो एनोड पर आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं जिससे एनोड डिसॉल्व होने लगता है। इस तरीके के इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। तो हम लेते हैं AgNO3 एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन। एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन और हम इसको दोनों इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में, दोनों टाइप के इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। तो अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं प्लेटिनम का, तब रिएक्शंस किस तरीके से होंगी वो देखेंगे। और अगर हम सिल्वर मेटल का ही यूज कर रहे हैं तब देखेंगे कि रिएक्शंस किस तरीके से होंगे। ये सिल्वर इलेक्ट्रोड हैं और ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। दोनों में ही एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन भरा हुआ। तो ये तो अब क्लियर ही है कि कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि कैथोड बैटरी के नेगेटिव पोल से कनेक्टेड होता है और एनोड बैटरी के पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड। अब हम ये देखेंगे कि कैथोड और एनोड पर दोनों केसेस में रिएक्शंस किस तरीके से होती है। कैथोड और एनोड पर तो मैंने पहले बताया था कि कैथोड पर उस कैटायन का रिडक्शन होता है जिसके लिए E0 की वैल्यू ज्यादा होती है। तो यहां पर Ag+ और H+ कैटायंस हैं। Ag+ AgNO3 के डिसोसिएशन से मिलेगा और H+ H2O के ऑटो आयनाइजेशन से मिलेगा। इन दोनों में Ag+ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए Ag+ का रिडक्शन होगा और Ag मेटल इस इलेक्ट्रोड के चारों ओर इकट्ठी हो। एनोड पर अगर हम देखें तो एनोड पर NO3 माइनस आयंस है और H2O के ऑटो आयनाइजेशन से OH माइनस आयंस मिलेंगे।
NO3 बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो OH माइनस आयंस का ऑक्सीडेशन होगा और O2 मिलेगी, H प्लस आयंस मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो एनोड एक्सेप्ट करेगा। अगर हम एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड लेते हैं तो कैथोड पर Ag प्लस आयंस, H प्लस आयंस और Ag कैथोड में किसी का रिडक्शन होगा। तो Ag प्लस आयन, H प्लस और Ag कैथोड, चूंकि ये सभी एक्टिव हैं, तो Ag कैथोड का तो रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्टिव मेटल्स इलेक्ट्रॉन निकालती हैं, कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करती। तो जो Ag होगा वो Ag माइनस आयन में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसलिए Ag कैथोड का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों में देखा जाए तो जिसका E0 ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है। H प्लस आयन का E0 कम है इन कंपेरिजन टू Ag प्लस, तो Ag प्लस का रिडक्शन होगा और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से सिल्वर मेटल कैथोड पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम एनोड रिएक्शंस को देखेंगे। तो एनोड पर एक तो NO3 माइनस आयंस का ऑक्सीडेशन हो सकता है, H2O के ऑटो आयनाइजेशन से OH माइनस आयंस मिलते हैं, उनका हो सकता है, और Ag एनोड का भी हो सकता है, क्योंकि Ag एक्टिव मेटल है। एक्टिव मेटल होने के कारण इसी का ऑक्सीडेशन होगा। इन दोनों का ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है और इसके लिए E0 की वैल्यू Ag की तुलना में ज्यादा होती है, और एनोड पर उसी एनायन का ऑक्सीडेशन होता है जिसके लिए E0 की वैल्यू कम हो। यहां पर Ag से, चूंकि ये एनोड Ag का ही बना हुआ है, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा इन कंपेरिजन टू दीज टू एनायंस। तो मेटल का ही ऑक्सीडेशन होगा और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, साथ ही साथ मेटल डिसॉल्व होगी और सॉल्यूशन में आने लगी, फिर ये कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाए। इस तरीके से एनोड लगातार डिसॉल्व होता रहता है और कैथोड पर मेटल प्रेसिपिटेटेड रहती है। इस कॉन्सेप्ट का यूज प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में किया जाता है। जब हमें मेटल को प्यूरिफाई करना होता है तो इम्प्योर मेटल का रॉड ले लेते हैं और उसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे। जो प्योर मेटल होती है उसका वायर ले लिया जाता है
एनोड डिसॉल्व होगा और कैथोड पर प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। अब हम एक्वस CuSO4 का कॉपर इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे। जब एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन को कॉपर इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो इस इलेक्ट्रोलिसिस में जो सॉल्यूशन है, कॉपर आयंस होंगे, H+ आयंस होंगे, सल्फेट आयंस होंगे और OH- आयंस होंगे। कैथोड पर अगर देखें तो कॉपर आयंस और H+ आयंस में कॉपर आयंस का रिडक्शन होगा और H+ आयंस का रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर आयंस के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू H+ के रेस्पेक्ट में ज्यादा होती है और जिस कैटायन का E0 ज्यादा होता है वही कैथोड पर रिड्यूस होता है। तो Cu2+ used to attach with 2 electrons to convert into Cu, and this Cu metal gets deposited at कैथोड। अब अगर एनोड पर देखें तो एनोड पर एक तो SO4 सल्फेट एनायंस है, OH- एनायन है और कॉपर एनोड का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। यहां पर कॉपर कैथोड भी एक्टिव होता है लेकिन उसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालती हैं, कभी भी मेटल एनायन नहीं बनाती। अब हम इन तीनों में देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा। अब इन दोनों में देखें तो कॉपर एनोड के लिए E0 की वैल्यू कम होती है इन कंपेरिजन टू E0 ऑफ OH-, इसलिए कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कॉपर आयंस बनेंगे जो सॉल्यूशन में आएंगे। Cu इलेक्ट्रॉन निकालेगा और वो इलेक्ट्रॉन एनोड पर आ जाएंगे, कॉपर आयन सॉल्यूशन में आएंगे और वो रिड्यूस होकर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस किस तरीके से होता है, कैसे होता है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फैराडे ने लॉज दिए, उन लॉज को देखेंगे। मेरे बेटे
इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनके मास को कैलकुलेट करने के लिए फैराडे ने दो लॉ दिए। एक कहलाता है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा कहलाता है फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जो फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, इसमें उन्होंने बताया कि जो अमाउंट ऑफ फॉर्म्ड कंपाउंड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस चार्ज के जो इलेक्ट्रोड से होते हुए पास होता है। द अमाउंट ऑफ द मास ऑफ substance liberated at electrode is directly proportional to the passed charge. Mean to say, mass of liberated substance will be proportional to the charge, and the charge is equal to the current into time. आई को एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को सेकेंड में, और W will be equal to Z into I into T. Where Z is a constant and it is known as electrochemical equivalent. Z is known as electrochemical equivalent. अब हम फैराडेज सेकेंड लॉ देखेंगे। अब हम देखेंगे फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और ये नियम बताता है कि अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन में सेम करंट फ्लो कराया जाए तो इलेक्ट्रोड्स पर लिबरेटेड सब्सटेंस की अमाउंट्स उनके इक्विवेलेंट वेट्स के प्रोपोर्शनल होती है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ electricity is passed through the solutions of different electrolytes taken in
वोल्टामीटर और कूलोमीटर, then the liberated amount of substance at electrodes will be proportional to their gram equivalent weights. जो इलेक्ट्रोड्स पर लिबरेटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा वो उनके ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स के प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम दो डिफरेंट लिबरेटेड सब्सटेंस के अमाउंट को देखें, EA अपॉन EB और WA की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ विल बी इक्वल टू ZA इंटू I इंटू T एंड वैल्यू ऑफ WB विल बी इक्वल टू ZB इंटू I इंटू T. It will be equal to EA upon EB और ZA upon ZB will be equal to EA upon EB. तो इससे क्लियर है कि E will be proportional to Z और E will be equal to Z into F, where F is a constant and known as Faraday's constant. तो ये तो रहा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को और देखेंगे मेरे बेटे। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखेंगे और उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट करना हो तो 1 फैरेड चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। 1 फैरेड चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस और जो 1 फैरेड चार्ज होता है वो इक्वल होता है चार्ज एट 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा Na और इनटू हो जाएगा charge at 1 electron. The value of Avogadro's number is Na is 6.022 into 10 raised to power 23 और value of charge at 1 electron is minus 1.6 into 10 raised to power minus 19. इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 96,500 कूलम मिलेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इफ n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन
then total charge involved in the reaction will be NF. So the value of NF will be equal to I into T, where I is current in ampere and T is time in second. So the value of number of moles of electrons will be equal to I into T upon NF. एनर्जी को अगर जूल्स में लिखें तो वो इक्वल होगी वोल्टेज इन वोल्ट्स इंटू करंट इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकेंड. इट विल बी इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज इन कूलम्स. तो ये तो रहा इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में. ये वीडियो यहीं फिनिश होता है. हम नेक्स्ट वीडियो में कॉमर्शियल सेल्स और बैटरीज को देखेंगे. टिल देन वर्क हार्ड.